नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जिला स्तर पर इसका भव्य आयोजन किया जाता है और जहां पर माननीय मंत्री जी सुरेश जी रावत साहब जो है झंडा रोहण करेंगे। तो क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है और इसमें व्यवस्थाएं भी देनी पड़ती हैं, जनता भी आती है और पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी आते हैं। तो इसमें जो एक हमारा विधिवत ऑर्डर होता है वो हमने निकाल दिया है, जिसमें सिटी की एडिशनल एसपी साहब सिटी और रूरल में जो है एडिशनल एसपी रूरल के निर्देशन में ओवरऑल बाकी जो मुख्य कार्यक्रम है वो पुलिस लाइन ग्राउंड में होगा, जहां पर विधिवत परेड की तैयारी रिहर्सल कल फाइनल ड्रेस रिहर्सल भी करवा ली है। तो एक जो एरिया का एक्सेस कंट्रोल होता है उसके लिए ध्यान में रखते हुए और शहर में कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स पॉइंट्स पर नाकाबंदी और परमानेंट पिकेट्स लगाई गई हैं जो कि 24 घंटे के लिए रहेंगी। और आज भी जो है हम दिन में चेकिंग और अलग अलग अभियान चलाए रखेंगे ताकि कोई अनटूवर्ड एलिमेंट कोई बाहर से कोई आके आना ठीक। वो सैलाब जो आसमान से उतरेगा वो इस जन सैलाब के उत्साह को रोक लेगा। तो उस सैलाब को बता देना है, इस जन सैलाब को, कि हम कितना बड़ी ताकत रखते हैं। तो चाहे कितनी भी वर्षा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, निश्चित रूप से हमने जो चाहा है वो हम पाएंगे ही, जो हमने ठाना है वो हम करेंगे ही। इस प्रकार का मनोभाव लेते हुए जिन लोगों को हम साथ में लेकर आ रहे हैं उनके नेतृत्व करने वाले आप ही लोग हैं। ये पूरा प्रोसेशन अनुशासित रूप से रहे, संयमित रूप से रहे, मौन जुलूस है, अपने मुंह पर मास्क लगाकर लाएं। इस प्रकार की छोटी मोटी जो सावधानियां हैं वो हम सबको ध्यान में रखना है। बाकी जैसा भी दृश्य बनेगा उन सबके साक्षी हम बनेंगे। और अजमेर की धरती पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के कारण से जो प्रोटेस्ट होगा वो उसका समाचार विश्वव्यापी बनना चाहिए। इस प्रकार का दृश्य हम खड़ा करेंगे। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट विश्वव्यापी स्तर पर इसके समाचार जाने चाहिए। इस प्रकार का ये पत्रकार लोग हैं, मैं इनको भी बताना चाह रहा हूँ कि अपने काम को अच्छी तरह जानते हैं। एलिवेटेड पे खड़े होकर अगर आप हमारे इस जुलूस का करेंगे तो शायद एक बहुत आपकी उसके लिए एक अच्छा उपलब्धि रहेगी और जो देखेगा अजमेर का दृश्य वो भी उससे प्रभावित होकर निश्चित रूप से अजमेर का नाम पूरे राजस्थान में नहीं अपितु भारत में इस बांग्लादेश के और हिंदुओं के समर्थन में निश्चित रूप से जाएगा। आप सब के चरणों में इतना करबद्ध निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया आप अनुग्रह करें। पिछले दिनों बांग्लादेश में जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ और उस सत्ता परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वहां पर जिस प्रकार जेहादी मानसिकता की सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना प्रारंभ हुए। हिंदू बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मिता को तार तार किया गया, हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा गया। बर्बरता का आलम हम सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन पर वहां की रिपोर्टों के माध्यम से देखा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की इस प्रकार की स्थिति को लेकर पूरे विश्व के हिंदुओं में एक चिंता का भाव जागृत हुआ है और उनके प्रति अपना समर्थन देने के लिए पूरे विश्व में हिंदुओं ने अनेक प्रकार से प्रदर्शन करके वैश्विक जनमत को, वैश्विक नेतृत्व को इस बात के लिए बाध्य करने का प्रयास किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदू सम्मान के साथ रहे। उसका परिणाम भी आया है कि बांग्लादेश के तथाकथित नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की है
हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण की उन्होंने निंदा की है और हिंदुओं के बांग्लादेश के विकास में उनके सहयोग की सराहना की है। लेकिन इससे काम नहीं चलता है। हमें हिंदुओं की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी चाहिए। हिंदू बहन बेटियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का वहां पर सजा होनी चाहिए। इस निमित्त पूरे देश के प्रत्येक प्रांत के हिसाब से राजस्थान में भी और अजमेर में भी और अजमेर महानगर में भी सकल हिंदू समाज ने एक विशाल जुलूस का आयोजन किया है, जो आने वाली 16 तारीख परसों शुक्रवार प्रातःकाल 10 बजे गांधी भवन से प्रारंभ होगा। आज यहाँ पर सकल समाज की बैठक हुई, जिसमें 150 से भी अधिक कार्यकर्ता समाज के नेतृत्व करने वाले लोग उपस्थित हुए और उन सब लोगों ने इस जुलूस में हजारों की संख्या में अपनी सहभागिता ये तय करी है कि मैं अपने अपने क्षेत्र से इतने लोगों को लेकर आऊंगा, जिससे वैश्विक स्तर पर अजमेर के प्रोटेस्ट को स्थान मिल सके और अजमेर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है। इस प्रकार का समाचार। यहीं पर एक और बात पर चिंता व्यक्त की कि आज जो स्थिति बांग्लादेश में बन रही है, भारत में भी वैसी पदचाप, वैसी आहट दिखाई दे रही है। वो जो सड़क से लेकर संसद तक एक जो तय किया जा रहा है, जो एक परसेप्शन तय किया जा रहा है कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वैसा इस भारत में भी हो सकता है। सकल हिंदू समाज और हिंदू समाज के लोगों ने इस बात की भर्त्सना की है और भारत में अगर सबल हिंदू होगा, अगर समर्थ हिंदू होगा, तो इस देश में इस प्रकार का किसी भी अनिष्ट होने की संभावना नहीं है और अगर होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार संगठित हिंदू और समर्थ भारत का भाव यह भी आज की इस बैठक में से निकल कर आया है। मैं आप सब मीडिया कर्मी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 16 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे से जब ये 11 बजे तक ये मार्च रहेगा, आप सब लोग भी अपने स्तर पर, चूंकि आप पत्रकारिता जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी मान्यता है, आपके द्वारा जो बात कही जाती है उसको समाज सुनता है, इसलिए हमारे इस मार्च को, हमारे इस विरोध प्रदर्शन को भी आपका स्नेह मिले, आपकी आत्मीयता मिले, आपके कर्तव्य से हमारा ये मार्च और अधिक प्रभावशाली हो, ऐसी आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है। बाजार बंद का क्या आह्वान है? प्रातःकाल सारे बाजार बंद रहेंगे। ये मार्च जब समाप्त होगा, ज्ञापन जब समाप्त होगा, ज्ञापन दिया जाएगा, उसके पश्चात शहर के जितने भी व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर पहले ही अपने बाजारों को बंद करने की घोषणा कर दी है, विज्ञप्ति जारी कर दी है और 1 बजे बाजार खुलेंगे। चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए पूरे दिन बंद रखकर 1 बजे से अपने बाजार खुलेंगे। इस प्रकार का निर्णय आज की इस बैठक में हुआ है। चलिए, तो ये थे सुनील जैन जी, जिन्होंने ये पूरी जानकारी हमें दी है। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के जो मुख्य हैं वो भी बंद रहने वाला है। ब्राह्मण समाज का बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से सनातन धर्म के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और उनकी बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार की जो अत्याचार किए गए, उनकी अस्मिता लूटी गई, उन सब को देखते हुए ब्राह्मण समाज सकल हिंदू समाज के साथ खड़ा है और ये तय किया है कि सकल हिंदू समाज की उस सहभागिता में अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण समाज की उपस्थिति होगी और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उस सकल समाज के साथ ब्राह्मण समाज हमेशा खड़ा हुआ है और जितनी भी जो मंदिरों को वहाँ नुकसान हुआ है उसमें वहाँ की सरकार अपने निजी खर्चे पर बनाए, ऐसा जो ब्राह्मण समाज आह्वान करता है। चलिए, ब्राह्मण समाज के जो मुखिया हैं, देखिए बाजार जो बंद रहेंगे, व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र बंसल जी हमारे साथ हैं, क्योंकि बाजार भी बंद रहेंगे और राखी का त्योहार है। क्या अध्यक्ष साहब किस तरह का समर्थन बाजार किस तरह का समर्थन रहने वाला है व्यापारिक एसोसिएशन? ये जो बांग्लादेश में भारतीय हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं,
इसके संदर्भ में सकल हिंदू समाज ने एक मीटिंग रखी है और उस मीटिंग का आयोजन यहाँ स्वामी कॉम्प्लेक्स में किया गया। उसमें आप देख लीजिए, पिछली बार भी जब पहले एक सकल हिंदू समाज की रैली निकाली गई थी कन्या हत्याकांड और नुपुर शर्मा वाले में, तो उसमें भी अजमेर शहर के सारे मतलब सकल हिंदू समाज के लोग, उसमें हमारा हमने एक निर्णय लिया है श्री अजमेर व्यापार महासंघ और सारे अजमेर के व्यापारी एसोसिएशनों ने कि 16 तारीख को सुबह 10 बजे गांधी भवन पे अधिक से अधिक संख्या में सारे व्यापारी और उनके कर्मचारी पहुंचकर इस विशाल मौन जुलूस को हम वो सफल बनाएंगे और अजमेर के सभी सारे व्यापारी 1 बजे तक 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस जुलूस में अपनी भागीदारी निभाएंगे। किस तरह से आज मीटिंग में निर्णय लिए गए बाजार बंद? आज हम लोगों ने जो बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम सब हिंदू एक हैं और इसी आह्वान को लेकर हम एक 16 तारीख को जो रैली निकाल रहे हैं, 16 तारीख को हम सभी व्यापारिक संगठनों ने मिलकर के यह निर्णय लिया है कि जब कलेक्टर को देकर के हम आह्वान करेंगे ज्ञापन का, इसलिए 12 से 1 बजे तक मार्केट खोलने की सबसे अपील करेंगे और यह हमारा आह्वान है। हमारे सभी व्यापारी अजमेर के हिंदुओं को साथ मिल करके एक संगठित होकर के एक रैली के रूप में कलेक्टरी पे जाएंगे, कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम संदेश देंगे। ये हमारा आह्वान है और अजमेर शहर व्यापार महासंघ और अजमेर व्यापार संघ ये सब मिलकर के ये आह्वान करते हैं कि पूरे अजमेर की सभी दुकानें 1 बजे तक बंद रहेंगी। चलिए, ये जो प्रेस वार्ता थी ये सकल हिंदू समाज की थी, इसमें सभी हिंदू समाज के जो भी गणमान्य व्यक्ति है वो सब मौजूद रहे। लेखा जी, किस तरह का समर्थन रहने वाला हो? बिल्कुल, सकल हिंदू समाज का पूरा अजमेर में भारी आक्रोश है और सभी अपना आक्रोश 16 तारीख को प्रातः 10 बजे गांधी भवन पहुंचकर मौन के रूप में जो जुलूस निकलेगा उसमें अपनी सहभागिता निभाएगा, कि मौन में जो शक्ति होती है उसको परमात्मा भी सुनता है और हिंदू किसी भी रूप से कमजोर नहीं है, हिंदू को कभी कायर न समझे और हिंदू अपनी शक्ति दिखाएगा। ठीक है, भंवरलाल साहू जी हैं, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष है, जो धानमंडी की ऑटो यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं। भंवरलाल जी, किस तरह का समर्थन ऑटो यूनियन की तरफ से रहने वाला है? जिस तरीके से हो रहे अत्याचार बांग्लादेश के अंदर, एक बहुत बड़ी दुख की घटना हम जब टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे हिंदू समाज के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो बहुत बड़ा दुख होता है दिल के अंदर। उसको लेकर आज हिंदू समाज ने एक बैठक की है, उसमें हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। जो भी हमारे ऑटो स्टैंड पे धानमंडी में ऑटो हिंदू चलाता है वो उस दिन सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ऑटो नहीं चलाएगा हिंदू समाज, उसको मैं पूरा समर्थन साथ लेके चलूंगा, साथ लेके आऊंगा और पूरा सहयोग हिंदू समाज के साथ रहूंगा। जय श्री राम। चलिए, ये थे भंवरलाल जी और अभी आप देखिए कई सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरे प्रेस वार्ता में रहे, पूरी मीटिंग में रहे। गुरुजी, किस तरह के निर्णय इस मीटिंग में रहे? इस मीटिंग में हिंदुओं के प्रत्येक समाज से प्रतिनिधि आए हैं और सबके मन में बड़ी भावनाएं आहत हुई हैं कि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा, अत्याचार, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस भारत ने, हिंदुस्तान ने बांग्लादेश बनने में सबसे बड़ा सहयोग किया, उसी भारत के हिंदू वासियों में आज आक्रोश है। उनका मन व्यथित है कि हिंदुओं के अत्याचार को तुरंत बांग्लादेश सरकार रोके और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर साहब के माध्यम से कल सुबह 10 बजे गांधी भवन से मौन रैली जुलूस आयोजित किया जाएगा, जिसमें विरोध किया जाएगा और ये तुरंत ही प्रभाव से हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार को रोके। यदि हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह, जो आज पाकिस्तान का हाल है, अन्न के लिए तरस रहा है, आज 150 रुपए किलो आटा, ऐसे ही भुखमरी के कगार पर होगा। इसलिए इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। 16 तारीख को जो जुलूस होने वाला, जो धरना प्रदर्शन होने वाला है, उसमें क्या रूपरेखा रहेगी और क्या रहेगा? क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टी के आदमी हो, व्यापारिक संगठन के आदमी हो, ऑटो यूनियन हो या फिर किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति है जो सकल हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, वो सभी लोग इसमें गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए थे। सकल हिंदू समाज, जितना भी सनातन धर्म के जो व्यक्ति हैं वो सभी जने इसके अंदर शामिल होंगे। सुबह 10 बजे गांधी भवन पे सभी एकत्र होंगे। 10 बजे यहाँ से एकत्रित होकर हम लोग कलेक्ट्रेट के लिए जाएंगे। सब ये पैदल और मार्च रहने वाला है। जो गाड़ी वगैरह आएंगी उनकी गाड़ी की भी सभी की व्यवस्था कर गई है। मेडिकल स्टोर और आपके पेट्रोल पंप, जो जरूरी आवश्यक सेवाएं, उनको उससे किसी तरीके उनको पर दबाव नहीं दिया गया है। 1 बजे तक स्वेच्छा से
व्यापारियों को किसी तरीके जबरदस्ती नहीं कही गई है, उन्होंने स्वेच्छा से इसके अंदर बंद करने की बात कही है, स्वेच्छा से, क्योंकि उन्होंने के खुद के लिए ये बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारा नवीन भारत है। नवीन भारत के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनसे, विद्यालयों से और स्कूलों से भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि 16 तारीख को दोपहर 1 बजे तक वो अपने स्कूल और महाविद्यालयों को भी बंद रखें। बाजार लगभग पूरा का पूरा बंद रहने वाला है। सभी लोगों ने यहाँ पर सब सामूहिक रूप से निर्णय लेके गए, क्योंकि ये चीज मान लीजिए कि आज सिंध से जब हमारे परिवार आए थे तो उस समय स्थितियां बड़ी उस समय विकट थी, वही स्थितियां आज बांग्लादेश की हो चुकी है। वह हिंदू फंस चुका है, तो उस हिंदू फंसे हुए की किसी तरीके से उनकी रक्षा के लिए, उनकी सब चीजों के लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ा। चलिए दोस्तों, तो ये न्यूज जो थी वो आपने देखी है। स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो सकल हिंदू समाज का ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उस बड़े कार्यक्रम में आप एक अपनी आहुति लगा पाएं। गांधी भवन पर 16 तारीख को, 15 अगस्त के दूसरे दिन 16 अगस्त को सुबह 10 बजे सभी सकल हिंदू समाज के लोग वहां एकत्रित होंगे और वहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां पर महामहिम प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा। दादा, क्या रहने वाला है इस पूरे? दादा, जिस प्रकार से बांग्लादेश की जो परिस्थितियां बनी हुई है, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, वहां के हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इसको देखते हुए आज जो एक ये स्वामी कॉम्प्लेक्स में मीटिंग रखी गई है, 16 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और जिसमें जो ज्ञापन दिया जाएगा। पर मैं एक हिंदू समाज को निवेदन करना चाहता हूं, प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो जागरूक करेंगे अपने को, लेकिन अपने को जागरूक होना चाहिए अपन, क्योंकि जो अब भारत की परिस्थितियां होती जा रही है उस हिसाब से हिंदू समाज को भी सक्षम होना चाहिए। हर कॉलोनी में अपना संगठन बना करके एक एक टीम बना के रखनी चाहिए। कहीं पर भी कोई ऐसी परिस्थिति बिगड़े तो हम सक्षम होकर के खड़े रहें और उसका मुकाबला करें। ऐसे नहीं कि वहां पर डर के भाग जाए और घर में दबक जाए और हमारे साथ भी वैसी परिस्थिति हो। तो मेरी ये निवेदन है कि सब अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने पड़ोस में एक टीम बना ले, जैसे कि वहां पर अपन सक्षम हो सके। एक मुहिम है हर घर तिरंगा, उसके तहत आज प्रशासन और पुलिस के सहयोग से एक बाइक रैली निकाली जा रही है, जो शहर के विभिन्न भागों से होती है पुष्कर तक जाएगी। और पुष्कर में भी एक फंक्शन और फंक्शन में शरीक होंगे। और हमारा मकसद ये है कि भी राष्ट्रीयता की भावना से सब ओतप्रोत हो और जो नई पीढ़ी है वो अपने इतिहास को पढ़े, समझे कि कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। उस आज़ादी को हमें जो है जश्न होना चाहिए, फख्र होना चाहिए और उसका एक उल्लास होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है। उसी मैसेज को लेकर, उसी मकसद से हम निकले हैं, ताकि सब हमें वर्दी वालों को देखकर लोगों में और उत्साह आता है। तो हम चाहते हैं कि हमें देखकर भी लोग और उत्साहित हों और एक मन में उमंग आए और हर घर में तिरंगा लहराए। सर, कहाँ से होकर कहाँ तक ये रैली निकलेगी? हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक ये रैली निकलेगी? सर, का रूट आप थोड़ा बताना जरा। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरे भारत में सभी समाज के लोग जिनको मानते हैं, इसी दरगाह से हम हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने तिरंगा रैली निकाली है। उसका उद्देश्य यह है कि जिस तरह हम अपने धार्मिक पर्व मनाते हैं, उसी तरह से हमारा ये जो राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त 1947 के एक दिन को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम उसके एक दिन पूर्व संध्या पर ये पूरे जो भारतवर्ष से आए हुए ज़ायरीन हैं और अजमेर के जितने भी व्यापारी वर्ग हैं और सभी लोगों को झंडा वितरित करके प्रेरित करते हैं कि आप कल 15 अगस्त के त्यौहार को बहुत खुशी और हंसी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, जैसे अपने धार्मिक पर्व मनाते हैं ऐसे मनाएं। संयोजक तिरंगा रैली मोहम्मद महमूद खान। आज कितने तिरंगा वितरित किए? आज हम 786 तिरंगे वितरित कर रहे हैं और लोगों को जो है ये जो हमारे बैच हैं, राष्ट्रीय बैच है तिरंगे के, ये लोगों को वितरित कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं और लोगों को उत्साह पैदा कर रहे हैं कि कल वाले त्यौहार को बहुत हंसी खुशी के साथ, बहुत जोश के साथ आप मनाएं। जरा बोले बिना बनवा दो, बोले बोले बनवा दो, बोले बनवा दो, बनवा दो, बोला बनवा दो, बनवा दो। अरे छोटी सी जो बढ़िया में हुए
झोपड़िया में होवे। सब लायंस क्लब प्रीमियम के साथी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम रेल उद्यान के अंदर हर वर्ष यहाँ पे झंडारोहण करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो आने वाली 15 अगस्त को हमने सुबह 9 बजे का समय निर्धारित किया है। हमारे सारे लायंस साथी आएंगे। हमने जितने भी पार्क में घूमने आते हैं, उसके अलावा हमारे जो भी मिलने वाले हैं, हमने सबको अनुरोध किया है कि आएँ और आके इस पुनीत कार्य के अंदर अपना सहयोग दें और जुड़े हमारे साथ में। हमारे देश के जवानों ने अपने देश के लिए जो है अपना क्या कहते हैं कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी जान निछावर की है। उसके लिए हम जितना भी उनके लिए करें, जो भी करें, हमारे लिए वो कम है। तो इसलिए आज जो भी हम कर रहे हैं, ये सिर्फ स्वच्छ भारत जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वो है स्वच्छ भारत का, वो उसको भी हम चरितार्थ कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि कार्यक्रम ऐसा सफल होना चाहिए कि सबको एक यादगार बनी रहे। धन्यवाद। हमारे अजमेर में ये सबसे बढ़िया गार्डन है जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। और जब से रेलवे ने इसको डेवलप करके दिया है, तब से एक ये नई जगह लोगों के लिए सुबह के भ्रमण के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह बन गई और इसमें सभी लोग आ रहे हैं और आप दिन प्रतिदिन इसको बहुत अच्छा मैनेज भी कर रहे हैं। बीच में कुछ अपने लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और उसके हिसाब से यहाँ पे साफ सफाई और मैनेज भी हम प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। और उम्मीद है कि रेलवे प्रशासन और नगर निगम हमारे को इसमें सहयोग करे, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़े और लोगों को अच्छा लगे और स्वच्छ वायु का भी लोगों को उसका लाभ मिले। थैंक यू। नाम बता दीजिए। मैं अरुण जैन। इसका प्रोग्राम है, इसके लिए हमने निगम से और मेयो कॉलेज प्रशासन से सहायता ली थी और आज इन लोगों के द्वारा जो है गार्डन की कटाई, पेड़ वगैरह की ट्रिमिंग वो मेयो कॉलेज ने कराई है और सफाई नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा हमारे कहने से, उनके सहयोग से ये सफाई का काम किया जा रहा है। कल हमारा 15 अगस्त का प्रोग्राम है। लॉयंस क्लब अजमेर प्रीमियम के साथी नगर निगम और यहाँ पे घूमने वाले लोग आज श्रमदान कर रहे हैं। रेलवे उद्यान में अप्रैल से नियमित रूप से आ रही हूँ और यहाँ पर अच्छी ग्रीनरी है और अच्छा स्वास्थ्य लाभ मैं ले रही हूँ। यहाँ पर आकर बहुत से लोग भी यहाँ पर आते हैं, लेडीज आती हैं, जेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उनका बहुत अच्छा लगता है उनको और अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले रही हूँ। और पार्क में सफाई अभियान चल रहा है। सभी की मॉरल ड्यूटी है कि वो इस पार्क को साफ सुथरा रखें और अच्छा रखें। मेरा नाम अलका गहलोत है। हाँ सर, हम वार्ड 50 से हैं। हमारे पार्षद साहब नरेश सत्यावना जी हैं और प्रोग्राम रखा गया, इसमें कई सारी कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी हुई। हमारे सैंड आर्टिस्ट रावत जी ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति करी है। सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है और अभी आरती भी की जाएगी। इसी तरह पूरे हमारे जिले में कई प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, कई तरह के कार्यक्रम हो रही हैं, रैलियाँ निकल रही हैं। कल ही हमने वॉकथॉन भी ऑर्गेनाइज किया था, आज हमने बाइक रैली करी है, बोट रैली हुई है। तो ये सब प्रयास जो है ये हमारे हर घर तिरंगा अभियान के अंग हैं और इन सभी प्रयासों के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो हर व्यक्ति अपने घर पे, अपने प्रतिष्ठानों में तिरंगा लहराए और जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसको फीलिंग को रिजॉइस करे, एक प्राइड, एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म उसमें इनकलकेट हो और इसी के साथ ये पूरा जश्न का माहौल है। इसके लिए सभी अजमेरवासियों से मैं निवेदन करूँगी कि इस अभियान में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें और अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में तिरंगा लहराएं। प्रशासन की ओर से और यहाँ नगर पालिका प्रशासन पुष्कर की तरफ से हर घर तिरंगा में जो है तिरंगा डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्यक्रम रखा गया है वो उपलब्ध करने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए, हमें जो आज़ादी बड़ी कीमत से मिली है, कीमत को समझने के लिए युवा पीढ़ी को एक मैसेज देने के लिए कि हमारी आज़ादी पर गर्व होना चाहिए और स्वतंत्रता दिवस को हम जो है एक उल्लास और पर्व हर्ष के साथ मनाएं और एक राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए राष्ट्रीय पर्व को और उत्साह के साथ मनाएं। जानकारी रहे असांखे सिंध छा हुई, छा माण्हू झगड़ो हो,
असां हड़प्पा जी सीता कीअं हुतां शीतला माता जी मूर्ति निकिती, असां बि हिंदू धर्म सनातन जा हुआसीं, इन लाइ अॼु नंढी सतह मल्हायूं पिया। उहा शीतला माता जी मूर्ति जॾहिं निकिती तॾहिं ख़बर पई हिंदी असां बि सिंधू सनातन धर्म जा अनुयायी आहियूं। कटर सिंधू जेके चइबो आहे उहे असां सिंधी आहियूं सनातन। 15 अगस्त ॾींहुं भारत स्वतंत्र आज़ाद, पर देश में ॾाढी ख़ुशी जी लहर अची वई, माण्हू पिया ख़ुशियूं मल्हाइनि पिया। पर जेको हिंदू ध्यान सां ॿुधो, मां वरी हिन जो क्वेश्चन पुछंदुमि, जेको हिंदू आहे ऐं अखंड भारत जे सिंध प्रांत में रहंदा हुआ, हाणे सिंध पाकिस्तान में हुते रहंदा हुआ, हुननि लाइ इहो कारो ॾींहुं आहे। हिन लाइ अॼु असांजे भारतीय सिंध सभा जा जेको महासचिव आहे उहे कारी ड्रेस पातल हूंदा। महिरबानी करे खड़ा थियनि। क्योंकि असां अॼु मल्हायूं पिया हिन लाइ उहो प्रतीक जे नाते, संकेत जे नाले ते कि कारी ड्रेस कारो ॾींहुं असां लाइ, हिंदू सिंधियुनि लाइ काला ॾिया आहे 14 अगस्त। और इसको याद रखने के, इनके याद रखने लाइ असां इहो सिंध स्मृति दिवस मल्हाईंदा आहियूं। प्रधानमंत्री मोदी बि 75 साल खां हाणे असांजी इन पीड़ा खे सम्झी ऐं जॾहिं देश आज़ाद खे 75 साल पूरा थी विया तॾहिं हुन 2021 ते आज़ादी का अमृत महोत्सव इहो डिक्लेयर कयो कि यार सिंधियों का इतिहास छुपाया गया, इसको आगे लाओ, हिंदुओं के इतिहास को छुपाया गया, इसको आगे लाओ। उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे, वरी पूछंदो साहब नालो हिंदी में छा चइबो आहे? विभाजन, पार्टीशन, विभीषिका भयावहता, त्रासदी, स्मृति यादगार, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त 1947 जब देश 2 टुकड़ों में बढ़ गया। भारत पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और हम अपना 15 अगस्त। कुछ लोग पूछते हैं कि यार ये सिंध को मनाने की वजह क्या है? छोटे हो, तुम्हारा पाकिस्तान में रह गया, अब तुम ये जो दबेरे घाव हैं इन पे तुम पूरे जख्मों को कुरेद रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? आज आपने भास्कर पढ़ा होगा पेज नंबर 20 पे, प्रधानमंत्री मोदी गए थे यूट्यूबर से मिलने, कार्तिका स्वामी, उसके स्टेटमेंट है जो अपना इतिहास भूल जाता है वो अपनी विरासत खो देता है, कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हमें अपना इतिहास याद रखना पड़ेगा, चाहे वो पतन का ही है, चाहे हमारे साथ जास्ती हुई, लेकिन उसको हम पतन नहीं कह के दूसरे शब्दों में कहते हैं हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, साहस से सामना किया, उसकी याद में हम 14 अगस्त को मनाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देने का आज दिन है 14 अगस्त, जो हम आज 11 अगस्त को याद मना रहे हैं। सिंध में, बांग्लादेश में भी ताजीकरण चल रहा है, अखबारों में बांग्लादेश में ये हुआ वो हुआ, फिगर आ रहा है सरकारी के 232 आदमी मारे गए। अरे 232 आदमी मारे गए, अपने रोज वीडियो देख रहे हैं, उसमें ही हम जला रहे, खुद खोल रहा है, हमारे रोमांचित हो रहे। और जब हमारे 10 लाख लोग मारे गए तब 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। अगर आप वीडियो देखें कभी गूगल पे जाके देखना तो किस तरह से लूट, अपहरण, बलात्कार इनकी घटना हुई। इवन मिलिट्री पुलिस ने भी हमारा साथ नहीं दिया, जो औरतें जो बच्चे भाग रहे थे उनको पकड़ा हुआ, बलात्कार करके उनके जेवर छीन लिए। इतने जुर्म सहन करके भी आज हम कहाँ पहुँच गए? वापस अपने शिखर तक, शून्य से शिखर तक पहुँचने वाली कौन है तो वो एक सिर्फ सिंधी। इसलिए हमें अपने इस पुरुषार्थ को, अपने साहस को, अपनी जिजीविषा को अपने को कायम बनाए रखना है। इसलिए सिंध स्मृति दिवस मनाएं और आज इनको हम श्रद्धांजलि दें। वो सिंध जहाँ हमारे भगवान झूलेलाल ने अवतार लिया, वो सिंध जहाँ पवित्र सिंधु नदी बहती है, जिसके किनारे पर ऋग्वेद वेदों की रचना हुई, वो सिंध जहाँ सभ्यता सारे संसार में मशहूर है,
विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता है सिंधु सभ्यता। उसके वारिस हैं हम छोटी मोटी हस्ती नहीं है, हम अपना आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जिधर जाओ ये नेगेटिविटी सुनने को मिलती है, ऐसा ऐसा डिजना है, ऐसा करेगा, फलाना है, छोड़ भूल गए दार्शनिक को जिनकी 25 अगस्त को जन्म जयंती आ रही है। यही हेमू कालानी वहाँ हुए क्रांतिकारी, यही दार से वहाँ हुए, इसलिए सिंधु को याद करना जरूरी है। भले ही वो आज पाक में है, लेकिन अखंड भारत का हिस्सा थी और इस अखंड भारत को हम बनाते रहेंगे। ऐसा हम संकल्प आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ऐसा संकल्प आज हम यहाँ से जाएं, सब लेके जाएं। अखंड भारत, बार बार ये सब कहता हूँ, आज मैं फिर ये पूछूंगा आपसे, अखंड भारत में और कौन कौन सी कंट्री? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस साइड के तो 2 हो गए, इधर नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, ये कंट्री, ये सब अखंड भारत का हिस्सा थी। धीरे धीरे सब अलग हुए। मैं सुधार दूंगा अगर म्यांमार नहीं होगा तो मालदीव था, श्रीलंका, ये तो 7 कंट्री है। चलो म्यांमार को भाई साहब ने बताया, अच्छी जानकारी थी, मैं भी अपने काम की सुधार दूँ कि म्यांमार अखंड भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा और वो भी करके देखेंगे। तो ये सब धीरे धीरे वापस हमें लेने हैं, ऐसी योजना चल रही है। ये भारतीय सिंधु सभा आपकी 20 आदमी की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। ये शाखाएं आरएसएस की वहाँ भी लग रही है जहाँ -14 डिग्री और -18 डिग्री टेम्परेचर है, और वो भारतीय सिंधु सभा भी उसी का अंग है। आप भूल गए, मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूँ, और लंबा तो हो रहा है लेकिन मैं इतिहास बता दूँ। 5 अगस्त को आरएसएस के गुरु जी, तारीख पूछूंगा वापस, 5 अगस्त 1947 को आरएसएस के गुरु गोलवलकर जी, गोल उठा के देखना, सिंध गए थे। क्यों गए? इसलिए कि वहाँ हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो गए। 10,000 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को लेकर के कराची के मेडिकल कॉलेज में उतरे और महीनों रहे। महीनों उन्होंने हमारे बहन बेटियों को, फूफाओं को, नानाओं को बॉर्डर पार कर। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी कोई दिल्ली मंशा नहीं है कि आप सबको हम आरएसएस का कार्यकर्ता ही बनाते, लेकिन हमें अपना इतिहास पता लगना। जिसको इतिहास ही पता नहीं है वो आगे क्या करेगा? जिसका इतिहास खत्म वो कौन? जय भारत। आज अजमेर प्रधान डाकघर के परिसर में विभाजन विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी का अभी सुबह इसको शुभारंभ किया गया और यह जनता के लिए इसको खोल दिया गया है कि इस प्रदर्शनी को वो देखें और अपने इतिहास, अपने विगत दिनों को, जो हमारे लोगों ने देश की स्वतंत्रता के समय, देश के बंटवारे के समय जो दुख दर्द या जिन परिस्थितियों को देखा, झेला, उससे वो रूबरू हो सकें, उन्हें जान सकें और अपने इतिहास को अपनी स्मृति में बनाकर रख सकें और देश को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में अपना योगदान दें। हमारे सैनिक अरविंद सिंह जी को जयपुर में सिपरापत थाने के अंदर ले जाके उनका साथी को किस वजह से बंद किया वो पूछने गए, उल्टा उन्हीं को अंदर बंद किया और उसको नंगा करके मारा, डंडों से मारा, बुरी तरह से मारा, गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया। जबकि वो हमारे सैनिक ने ये कहा कि भाई मैं सैनिक हूँ, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकत की गई और इतना कहा पुलिस वालों ने कि हम सेना के बाप हैं। ये बाप कब से बन गए पुलिस वाले? ये ऐसे तानाशाही, भ्रष्टाचारी, निकृष्ट, ये किस तरीके से सेना का बाप बन गए, ये हम जानना चाहते हैं। ऐसे सेना को हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया, उनको लाइन हाजिर किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लाइन हाजिर ही उनकी सजा नहीं है, उनको तुरंत अरेस्ट करके उनको बर्खास्त किया जाए, तभी हमारे सैनिक की न्याय मिलेगा। धन्यवाद। जयपुर सिपरापत थाने का। आपका नाम? बाल सिंह रावत। आज ज्ञापन देने आया कलेक्टर साहब को। मेरा नाम बाल सिंह रावत, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रही है और निरंतर बारिश हो रही है। हमारे सफाई कर्मचारी जो सुबह और दिन के शिफ्ट में काम करते हैं, उनको बरसात में कार्य करने में काफ़ी परेशानी होती है, भीग जाते हैं और बीमार पड़ सकते हैं।
अतः नगर निगम द्वारा व्यवस्था की गई। हमारे जो परमानेंट हमारे करीब 1500 कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को रेनकोट दिए जाएँ ताकि बारिश के मौसम में अपनी ड्यूटी ढंग से कर सकें और साफ सफाई ऐसा कर सकें। इस परिप्रेक्ष्य में 5-6 दिन पहले माननीय मेयर महोदय के स्तर से हमारे जमादारों को और स्वास्थ्य निरीक्षकों को जो लगभग 120 थे, उनको हम रेनकोट वितरित कर चुके हैं और शेष सभी हमारे जो स्थायी कर्मचारी उन सभी को आज वितरण किया जा रहा है और आज लगभग हमारे 1500 कर्मचारी सभी को रेनकोट वितरण पूर्ण कर दिया जाएगा। पूरे 80 वार्डों के लिए पूरे 80 वार्डों के लिए होगा ये? हाँ, पूरे 80 वार्डों, सारे स्थायी कर्मचारी, पूरे 80 वार्ड जो स्थायी कर्मचारी है। जी सर, आज क्या वितरित किए जा रहे हैं और कितने वार्डों के लिए वितरित किए जाएंगे? देखिए, बारिश को मद्देनज़र रखते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा जो है समस्त सफाई कर्मचारी, समस्त जमादार, समस्त स्वास्थ्य निरीक्षकों को बरसाती रेनकोट दिए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे अजमेर शहर की प्रिय महापौर महोदय ब्रजलता जी हाड़ा साहब ने इनकी शुरुआत की है और उपायुक्त महोदय द्वारा ये जो है रेनकोट वितरण किए गए। आगे भी हम सभी अस्थायी सफाई कर्मचारियों के लिए भी माननीय आयुक्त महोदय जी से निवेदन करेंगे, महापौर महोदय जी से, कि अस्थायी सफाई कर्मचारियों का भी जो है रेनकोट दिए जाएँ। करीबन कितने रेनकोट? लगभग अभी 1500-1800 रेनकोट मंगवाए गए हैं और आगे भी कोशिश करेंगे और सभी को देने की गुजारिश करेंगे। 80 वार्डों के लिए। मेरा नाम ओम प्रकाश गोयल। निशान की क्या परंपरा है, कैसे सावन मास में ये आता है और क्या पूरी परंपरा है, कहाँ जाकर आए, क्या है बताइए। सावन मास में नाग पंचमी को गोगा जी के निशान छड़ियाँ उठाई जाती है और गोगा जी का पूजन 1.25 माह चलता है और 1.25 माह में जो गोगा जी को उठाने वाले घोड़े हैं, जो भगत जी के शिष्य होते हैं, वो 1.25 महीने का नियम पालन करते हैं और नंगे पांव रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अपने हाथ का बनाया हुआ बहुत सारे लोग भोजन करते हैं। हमारा ये निशान जो है गुरुचरण अखाड़ा अजमेर के नाम से चंदू भगत जी की ये छड़ी है, जिसके अभी वर्तमान में भक्त राजेश जी बोयत हैं और इनके जो कर्मठ खलीफा हैं वो विनोद नकवाल और उनके सभी साथी। ये इससे पूर्व तो केदारनाथ यात्रा करके आए, अभी ये जगन्नाथ जी महाराज के धाम पर जाकर के यात्रा करके आए हैं निशान सहित। ये निशान जो है अजमेर में हमारे 7 निशान है। हमारा अखाड़ा 200 साल पहले से चल रहा है और गोगा जी का जो पूजन है हमारे वाल्मीकि समाज में हर्षोल्लास से किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि गोगा जी के साथ हमारे वाल्मीकि समाज के बाबा रतन सिंह वाल्मीकि, जो इनके साथ ही पैदा उत्पन्न हुए थे, और ये गोगा जी की जो छड़ी है इसमें 5 वीर पीरों का वास कहलाता है, जिसमें हमारी समाज के रतन वाल्मीकि जी, भज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे, गोगा जी और इनका लीला घोड़ा, ये 5 जो हैं इस छड़ी के अंदर हमेशा इनका वास रहता है 1.25 महीने और 1.25 महीने ही इसकी पावन पूजा की जाती है। वैसे तो इनके स्थान पर 12 मास पूजा की जाती है, मगर महत्व जो है वो सावन और भाद्र का है। बोलो गोगा जी महाराज की। गोगा जी महाराज की नवमी आती है, उस दिन समापन होता है, विसर्जन। गोगी को मेला होता है जी। मेला होने के बाद में राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर भारतवर्ष में गोगा जी के पर्व मेले मनाए जाते हैं, जो अलग अलग तिथि पे मनाए जाते हैं। कहीं रक्षाबंधन पर मनाया जाता है, कहीं गोगा नवमी पे मनाया जाता है, कहीं अन्य और दिनों पर मनाया जाता है, किंतु मुख्य जो मेला है वो गोगा नवमी का है जी। गोगा नवमी जो धाम है बागड़ में, वहाँ पंचमी से लेके गोगा नवमी और गोगा नवमी से लेके जो बड़ी नवमी आती है उस पर विसर्जन होता है। आपका नाम? आचार्य रामस्वरूप पंवार, उस्ताद, गुरुचरण अखाड़ा अजमेर। निशान लेकर जा चुके हैं और कहाँ कहाँ आज इस बार गए? केदारनाथ गए हम,
फिर बद्रीनाथ गए। अब जब जो यात्रा करके आए हैं वो जगन्नाथपुरी की यात्रा करके आए हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा रही? लमसम 2000 के समथिंग रही। कितने शिष्य और कितना जत्था आपने? 3 खलीफा थे मेरे, जिसके एक खलीफा मैंने वही बनाया और एक भगत जी, राजेश भगत जी हमारे, उनका निशान है। और हम वहाँ से आते थे, उज्जैन भी रुक गए हैं, वहाँ पे भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, स्वागत हुआ हमारा। और फिर उसके बाद हम अजमेर आए। अभी जैसे जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ पंडितों के द्वारा किस तरह से स्वागत सम्मान किया गया आप लोगों? बढ़िया रहा। पंडितों से अंदर गेट पे अंदर तो जाने नहीं देते निशान, सिर्फ गेट पे अंदर जाके उस पर लगा के। तो अजमेर का पहला निशान है ऐसा जो? हाँ, अजमेर का पहला निशान ही है। केदारनाथ भी हम पहली बार गए, पहला निशान हमारा ही था। बद्रीनाथ भी हम पहली बार गए, पहला निशान हमारा ही था। हम जब वहाँ पे अभी जगन्नाथपुरी गए, जब भी पहला निशान हमारा ही है। पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की रही? खाना पीना कैसे रहा आप लोगों का? कैसे गए थे आप लोग? खाना पीना हमारे खुद के लड़कों ने बनाया, सबने मिलजुल के काम करा। बढ़िया रहा हमारा सफर। कितने किलोमीटर की यात्रा थी पूरी? 2000 किलोमीटर की यात्रा। आना जाना 4000 हो गया। 4000 किलोमीटर। आपका नाम? विनोद नकवाल। अभी एक यात्रा और है, वो भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। दिनांक 13/8/24 को परिवादी श्री अभिषेक जैन पुत्र सुरेंद्र कुमार जाति जैन निवासी ये वैशाली नगर का है। इनकी पालरा रिको में महावीर पॉलीपैक से एक नाम से फैक्ट्री है। तो इनके कोई अभी ये आशीष वर्मा करके कोई नौकर था जो रिटेल आउटलेट का काम देखता था। इसने 24-25 लाख रुपए का कोई गबन कर दिया। इस पर प्रकरण संख्या 203/24 धारा 408 IPC में दर्ज कर अनुसंधान श्री हेड कांस्टेबल 981 श्री किशन जी के नाम किया है। जांच कर रहा था काम और कहाँ? ये 10-11 साल से काम कर रहा था और ये अभी इसमें एड्रेस तो नहीं है, पर अभी डिटेल जारी है जांच। किन धाराओं में? धारा 408 IPC में दर्ज किया है। आपका नाम? हेड कांस्टेबल गिरिजा शंकर 399। आज हम स्वादी ढाणी में आए हैं और हम तीज का महोत्सव और सावन बनाने आए हैं। सावन में जैसे हमारा सिंधी लोले होते हैं, हमारा बहुत ह्यूज फेस्टिवल माना जाता है ये, तो हम उसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वादी ढाणी में। हर कल्चर को अडॉप्ट करते हुए, सिंधी कल्चर को, राजस्थान कल्चर को, क्योंकि हम राजस्थान में भी रहते हैं और सिंधी भी हैं, तो हम दोनों कल्चर को साथ में फॉलो कर रहे हैं। और हम अपना मतलब फूड को और राजस्थानी फूड दोनों को एक साथ इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पहले हम लोगों ने यहाँ पर उन्होंने पहले तो थीम जो रखी है वो लहरिया की रखी है, जो राजस्थानी की फेमस थीम है। उसके बाद यहाँ का फूड जो है वो भी उन्होंने राजस्थानी ही रखा है, जो भी राजस्थानी का फूड है। और जो ट्रेडिशनल अपने जो भी फेस्टिवल है उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पर हम सब ने मिलके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल की तरह, हर बार की तरह हम इकट्ठे हुए हैं, सब फ्रेंड्स। मोर देन 70+ लेडीज़ हैं और जिस तरह की हम लोग एक साथ मिलने का मौका हमारे को सिर्फ यही मिलता है और हर इवेंट को हम बहुत ज़बरदस्त और जोर इंजॉय करते हैं। थैंक यू। आज हमारा SLC का सावन महोत्सव है, जिसमें हम सब अपने लहरी खेलने आए हैं और सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्वादी ढाणी में हम लोग आज हमारा इवेंट है, हमको बहुत ही इंजॉय मज़ा आ रहा है और बस अभी ढोल तमाशे सारे हो रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे काम। नमस्कार। हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जानकारी देने के लिए किया है कि हम अजमेर में एक ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं। एक भव्य तरीके से हम इसको प्लान कर रहे हैं पूरा 1 सितंबर से 7 सितंबर, जिसका नाम हमने स्वयं सिद्धा मेला दिया है। एग्जीबिशन तो बहुत लगते रहती है अजमेर में, आप सब ने देखा ही है। अर्बन हाट में हम इसको करेंगे, लेकिन ये एक अलग ही तरह की अनूठी पहल हमने करी है, जिसमें हम एग्जीबिशन तो लगा ही रहे हैं, साथ के साथ इंटर कॉलेज कंपटीशन भी वहाँ पे प्लान कर रहे हैं। जो भी वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, एक तरीके से जो स्टॉल लगाएंगे, उनको MSME की जानकारी भी हम साथ के साथ देंगे, इसलिए हम सेमिनार और वर्कशॉप भी उनके लिए रखेंगे। तो हमने अलग अलग जगह बात कर रखी है, जो कि आके जैसे सिडबी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं वो उन्हें समझाएंगे, कहाँ उनको बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि कोई भी बिजनेस करने के लिए फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कहाँ से लोन लेना है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, किस तरीके से उनको बेनिफिट हो सकता है। स्टॉल तो आप लगा ही रहे हैं, साथ के साथ वो जानकारी भी आपको उसी जगह मिलेगी। ये हमारा पूरा इसमें उद्देश्य रहेगा। आपका कब लगेगा, कहाँ लगेगा? ये मेला हमारा लगेगा अर्बन हाट में 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। आप लोग सभी इनवाइटेड हैं वहाँ पे। आम जनता को क्या कहना चाहिए? हाँ जी, आम जनता से हम ये कहना चाहेंगे, जो भी महिलाएं घर से अपना काम कर रही हैं वो इस मेले का फ़ायदा उठाएं, यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाएं। और जो लोग
ठीक है स्टॉल नहीं लगाना चाहते वो वैसे ही आके वहाँ पे मेले का देखें एक तरीके से किस तरीके का आयोजन हुआ है, क्योंकि कई बार होता है कॉलेज में कंपटीशन हो रहा है तो आप जाके देख नहीं सकते, उन बच्चों का उत्साहवर्धन नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने ओपन रखा है, जब कॉलेज के बच्चे परफॉर्म कर रहे होंगे तो कोई भी पब्लिक में से भी लोग आ सकते हैं, बल्कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अदर्स वाली कैटेगरी के अंदर। एक दिन का रहेगा मेला, एक दिवसीय रहेगा 7 दिन, 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक, यानी 1 सप्ताह पूरा हम ये आयोजन करेंगे। लघु उद्योग भारती का देखिए मेन मोटिव होता है विमेन एंटरप्रेन्योर को, मतलब मैं क्योंकि महिला इकाई से हूँ तो विमेन एंटरप्रेन्योर को हमें प्रमोट करना होता है। तो आजकल सभी जो लेडीज़ होती हैं कुछ ना कुछ अपने घर से काम कर ही रही हैं, कुछ छोटे लेवल पे कोई बड़े लेवल पे, तो हम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलके और नई नई जानकारियाँ भी सीखें। क्योंकि क्या होता है अजमेर में सारी चीज़ें पहुँच नहीं पाती, कई बार ऐसा होता है मेट्रो सिटीज़ में तो सबको सब तरह का नॉलेज है, हमारे पास वो चीज़ नहीं आती। तो हम ये एक प्लेटफॉर्म इस तरीके से बना रहे हैं जिसमें हम टाइम टू टाइम वर्कशॉप, सेमिनार्स और ऐसे मेले वगैरह आयोजन करें। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सी दिव्या सोमानी, लघु उद्योग भारती महिला इकाई अजमेर में मैं। आज 13 अगस्त को श्री गोविंदम पैलेस में हम लगदाता सखी मंडल की तरफ से लहरिया सावन उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें करीबन 250 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, सभी अलग अलग परिधानों में बढ़ के आई हैं, सभी एक से बढ़कर एक सुंदर बन के आई हैं, सभी ने अपनी डांस की प्रस्तुति दी है, एक से बढ़कर एक गेम्स खेले गए हैं। हमने बहुत सारे गेम्स खेले हैं जिनमें सभी महिलाओं ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े करे हैं। कितनी महिलाएं रही तकरीबन? ये 250 करीब। मैं लगदाता सखी मंडल की उर्मिला जी अध्यक्ष बोल रही हूँ। आज हमने गोविंदम में एरिया का आयोजन रखा है, इसके अंदर सभी बहनों ने भाग लिया है और इसमें गेम्स वगैरह है, ग्रुप डांस है, एकल नृत्य वगैरह है और चेयर्स वगैरह है, डांस भी है और इसमें हमने है ना अल्फार भी रखा है और सबके सहयोग के कार्यकर्ता की वजह से ये प्रोग्राम आज हमने रखा है और यह आज का हमारा प्रोग्राम सुपर हिटर टू गया है और बस है धन्यवाद उन्ना जी। कितनी महिलाएं थी? इसमें महिला थी 250 थी महिला वगैरह। हाँ जी। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई आज बच्चों को जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उन सभी को साइबर क्राइम की जानकारी देने के लिए पहुंचा है। ऑलसन स्कूल के जो प्रिंसिपल है पीयूष सर वो भी यहाँ पे मौजूद है और सर्वधर्म मैत्रिक संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन जी अभी जो है वार्तालाप बच्चों से कर रहे हैं और अभी कुछ ही देर में जो जिला पुलिस अधीक्षक है देवेंद्र कुमार बिश्नोई वो साइबर क्राइम की जानकारी जो छोटे बच्चे हैं उनको देंगे और रामगंज थाना पुलिस SHO वो भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने है, ये जो साइबर क्राइम की लगातार बार साइबर क्राइम पनपता जा रहा है उसको लेकर जागरूकता के लिए ये छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में जाकर कई अन्य स्कूलों में जाकर इसी प्रकार से जानकारियां देते हैं। तो जिला पुलिस अधीक्षक अब कुछ ही देर में आज के इस युग में कहने को बताने को यू हैव गूगल और गूगल बाबा पे ज्यादा विश्वास करते हैं और स्कूल के टीचर्स पे कम करते हैं और पेरेंट्स पे कम करते हैं। मैं बेसिक्स पे आता हूं। बेसिक्स ये है कि अभी आप स्कूल में हैं, कौन सी क्लास में बेटा? 12th साइंस, PCM और बायोलॉजी, मतलब डॉक्टर बनने का है आपका? क्या बनना चाहोगे? नाइस। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, आप IAS बनना चाहती हैं, मतलब यू हैव कम हियर टू मेक योर कैरियर, यू आर अ स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट के लिए जो हमारे पौराणिक जो लिटरेचर है उसमें विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए और वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, वो पहले भी उतने रेलेवेंट थे जितने आज रेलेवेंट हैं। पहला काक चेष्टा, काक मतलब कौवा, कौवे की तरह प्रयत्नशील होना। आप देखना रोटी पड़ी होगी, आप आस में खड़े होंगे तो वो चारों तरफ से कौवे बनाएंगे और वो रोटी बनाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग तरीके से प्रयास करेंगे। तो हमें अपने को एफर्ट्स डालने होंगे। मेन मकसद उसका ये है सिंपल लैंग्वेज में कि सोए हुए शेर के मुंह में शिकार नहीं आता, उसको प्रयत्न करने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब
कोई चीज हमें मिलती है। सेकंड थिंग है बको देना। बक बोलते हैं बगुले को। वो कैसे आप देखो पानी में एक टांग पे खड़ा हो गए, जो कंसंट्रेशन बना के खड़ा रहता है, आपको लगता है वो मूर्ति है, और जैसे उसको मछली या जानवर दिखाई देता है तुरंत वो पकड़ लेता है। That level of concentration you require during your studies, है कि नहीं? है कि नहीं अभी? पीछे वहां जा रही है? तो जिंदा है तो ये नया नया बना छत उड़ा दो, ठीक है? हाँ, आवाज आनी चाहिए, और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तो मेरी तरफ से और बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। तीसरी आ गई श्वान निद्रा। जैसे कुत्ता सोया रहता है, हर किसी भी आहट होती है तुरंत खड़ा हो जाता है, कान अलर्ट हो जाता है, बाहर गेट बजता है, आपको सुनाई नहीं देता, उनको सुनाई देता है। अलर्टनेस कि सोया वो अभी है लेकिन अलर्ट है। घोड़े गधे बेच के नहीं सोया, क्या ढोल बजाओ तो भी टूटेगा, बेटा उठ जाएगा, वरना क्या बेटा बेटा यस आई एम आउट ऑफ द बेड। ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पहार। हमें जितना खाना है जितना जिंदा रह सके। भोजन के लिए स्वाद या स्वाद के लिए भोजन? क्यों? क्या रसगुल्ला बहुत स्वाद है, कमाने दे, किलो खाने दे, कैफे जाओ। जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा आलस्य आएगा, जितना ज्यादा आलस्य आएगा उतना ज्यादा आप सोते चले जाओगे। और पांचवी जो क्वालिटी है वो है गृह त्यागम। उसके पीछे मकसद ये था कि एक तो गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में एक बच्चा डिसिप्लिन लाइफ व्यतीत करता था, और उसको एक रूटीन के तहत वो अपना दिन को फॉलो करता था। तो ये जो चीजें हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में आज भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बको ध्यान। मैं इसमें भी बाद में आपको बताऊंगा कि मैंने ये बात क्यों बताई, कि आपको अपने कैरियर पे, अपने सब्जेक्ट पे, अपनी डेस्टिनी पे आपको फोकस करना है। अभी आपका टाइम है। अब यदि आपने फोकस नहीं किया, ये 4 साल मेहनत नहीं की, तो सारी उम्र कहीं ना कहीं पछताओगे। और अभी आपने 5-6 साल मेहनत कर ली, अपना कैरियर बना लिया, फिर बाद में मौजा ही मौजा, ठीक है? तो ये चीज से मैं आगे चलता हूं कि जब आप कैरियर पे फोकस करते हो तो कैरियर के टाइम अब घर पे सारे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बड़ू का टाइम मैनेजमेंट हमारी बंद तो नहीं है, आवाज आ रही है? बिल्कुल। चलो कोई, उन्होंने कहा कि टाइम को अपनी नीड के मुताबिक मैनेज करना। अगला सवाल मेरा आता है कि टाइम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, क्या अभी कैन वी मैनेज द टाइम? यस और नो? यस के अंदर कितने हाथ हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। अभी तो सारे बोल रहे हैं तो ये सर हाथ जारी खड़े कर रहे हैं। अरे भाई यस में कितने बंदे हैं ये बताओ मेरे को। आगे क्लियर करो, कोई बात नहीं, सही है गलत कोई बात नहीं। कैन वी मैनेज टाइम? तो क्या मैनेज कर सकते हैं? क्या मैनेज कर सकते हैं ये बताओ, अगर हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो? हाँ बोलो। हाँ मेरा पीछे आया। वेरी गुड, यू हैव कम वेरी क्लोज टू माय पॉइंट। ये जो मेरे हाथ में है ये घड़ी है। दिन कितने घंटे का होता है?
24 घंटे का। तो 24 घंटे को हम ना तो 1 सेकंड कम कर सकते ना 1 सेकंड बढ़ा सकते। तो टाइम को केवल सुपर पावर जिसे हम मानते हैं वो ही कुछ कर सकता है, अदरवाइज हमारे हाथ में नहीं है। अब अगला सवाल आता है, जब हम टाइम से कम ज्यादा नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए? पॉइंट कि हमें हमारे जो एक्टिविटी है उसको हमें देखना होगा, और उसको देखने के लिए मेरे पास एक 4 क्वाड्रेंट थ्योरी है कि आपके जन्म लेने के बाद और आखिरी सांस तक आपके मॉर्निंग के 00 आवर से लेके 24 आवर तक आपके जो भी काम हैं उनको आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। 4 कैटेगरीज, 4 क्वाड्रेंट्स। मोटे मोटे तौर पर उन्हीं में फॉलो करेंगे, उससे ज्यादा वो काम बाहर नहीं जाएंगे। पहली कैटेगरी है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। कौन सी है? कौन सी है? लास्ट लाइन। यस, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। और इसी के साथ ये समाचार नहीं समाप्त, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।